हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम स्टडी करे थे इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैंने काफ़ी टॉपिक्स पे मेरी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है एंड काफ़ी टॉपिक्स जो रहते हैं उन पे भी जो है आ जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर IHRM की कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कुछ टाइम बाद आ जाएगी, और फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। एंड जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये टॉपिक देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है कि इतना इजीली से है जो ये समझ नहीं आता, बट मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो मैं इसको ट्राई करूँगी कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में है जो सारे कंसेप्ट क्लियर करूँ, कि आप एक बार वीडियो देखो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो बेसिस है वो चीज़ वो आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाए कि आप इसको ईजिली जो है लर्न कर सको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी कंपनी को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाती है, यानी वो सिर्फ अपनी कंट्री में बिजनेस नहीं कर रही बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज में अपना काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब कोई भी कंपनी चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस करती है, उसको वहाँ पे भी कोई ना कोई रिस्क अनसर्टेनिटी फेस करनी ही पड़ती है। ऐसे ही अगर वो ग्लोबल लेवल पे अपने बिजनेस करे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी रिस्क और अनसर्टेनिटी होती ही है, कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। अनसर्टेन है, सब कुछ अनिश्चित है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो गया, कोई भी जो फैक्टर्स है वो हमें बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है उनका, और हमारा पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है हमारी कंपनी पे। तो एक तरह से वो सब कुछ क्या है, रिस्क ही है। लाइक हम बात करें, मार्केट रिस्क है, प्रोडक्ट रिस्क है, प्रोसेस रिस्क है, टेक्नोलॉजी रिस्क है, तो बहुत सारे रिस्क है जो हमारी कंपनी को जो है अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले ही कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती है कि कैसे हम उन रिस्क को एनालाइज कर सके, कि कौन सी कंट्री में कौन सा रिस्क है, हम उनको मिनिमाइज कर सके। एक तरह से फोरकास्ट करने की कोशिश करती है, और क्या चाहती है कि जो भी रिस्क है, जो भी अनसर्टेनिटी है, हम उनको मिनिमाइज कर ले या फिर कंट्रोल कर ले, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका बैड इफेक्ट ना पड़े, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस पे उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो तब भी कोई भी कंपनी जब भी अपने बिजनेस को ग्लोबली लेकर जाती है तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग को हम ग्लोबल मार्केटिंग भी बोलते हैं। वर्ल्ड को हम यहाँ पे एज ए वन मार्केट लेते हैं, कि जो भी हमारे पूरा वर्ल्ड है हमारे लिए वो सिर्फ एक मार्केट है। ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने होम कंट्री को देख रहे हैं या फिर हम अपनी फॉरेन मार्केट को देख रहे हैं। हमारे लिए सब पूरा जो होम कंट्री हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन मार्केट हो, सब हमारे लिए एक ही मार्केट है। हम पूरी मार्केट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारा गोल क्या होता है कि हम एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सके और रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड मार्केट में वो हमें मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि देखते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, लॉस, कंपटीशन कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाती है। जब भी कोई फर्म इंटरनेशनल मार्केटिंग का डिसीजन लेती है तो उसमें क्या क्या मेन डिसीजन आते हैं, कि उसे इंटरनेशनल होना है कि नहीं होना। ठीक है, पहले तो यही सोचेगी कोई भी कंपनी, मान लो वो अब सिर्फ क्या कर रही है, एक डोमेस्टिक लेवल पे बिजनेस कर रही है, ठीक है, सिर्फ अपनी कंट्री में बिजनेस कर रही है। फिर वो सोचेगी कि मुझे इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है कि नहीं करना, मुझे जो है इंटरनेशनल होना है कि नहीं होना। जो हमारा एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है ग्लोबल मार्केटिंग, दोनों डिफरेंट चीज़ है। एक्सपोर्ट को हम ग्लोबल मार्केटिंग नहीं बोलेंगे या फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग नहीं बोलेंगे। फिर कंपनी देखेगी अगर उसको इंटरनेशनल होना है तो किस तरह होना है, कैसे होना है, किस मेथड से होना है, किस मार्केट में जो है वो एंटर करेगी। तो ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद मार्केटिंग प्रोग्राम क्या होगा, अपने पीस को किस तरह से, पीस यानी जो हमारे 4 पीस होते हैं मार्केटिंग के, ठीक है, किस तरह यूज़ करेगी, वे ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा क्या होगा, बिजनेस जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो ये हमने इसका फर्स्ट पढ़ा इंटरनेशनल मार्केटिंग में। पहले हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में होता क्या है, देन कि यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं कि हमने इंटरनेशनल होना है कि नहीं होना, होना है तो कैसे होना है, कैसे हमने एंटर करना न्यू मार्केट में, हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम क्या होंगे, प्लान बनाएंगे हम वहाँ पे, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे 4 पीस को हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम कैसे वहाँ पे काम करेंगे, हमारा वे ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ये जो है डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी।
सो इसके नाम से ही हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करना चाहती है एंड वो ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहती है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो देखो हमने तीनों जो वर्ड है ना, तीनों का अलग अलग से, ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कर रही है और वो compete करना चाहती है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो हेमलन बर्लान ने एक आर्टिकल दिया था जिसका नाम था डू यू रियली हैव अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी। उसके अंदर हमने ये देखा, वहाँ से जो 3 पॉइंट निकल के आए कि कोई भी फर्म जब ग्लोबल लेवल पे compete करना चाहती है तो उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है उसके पीछे 3 मोटिव हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सो इसके अंदर जो 3 पॉइंट हैं वो ये लिखे हुए। इसके अंदर जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ये क्या कहता है कि अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को बिल्ड करने के लिए वो ग्लोबली जो है आए सबके सामने। सेकंड हो सकता है कि अपनी डोमेस्टिक पोजीशन को डिफेंड करना है, ये ना हो कि आप ग्लोबल प्रेजेंस के लिए अपनी डोमेस्टिक प्रेजेंस को खो दो, राइट। डिफेंड करना है अपनी डोमेस्टिक पोजीशन को। देन इसके अंदर हमारा थर्ड आता है ओवरकमिंग नेशनल फ्रेगमेंटेशन, यानी नेशनल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करना, राइट। सो यहाँ पे जो हमारी देखिए जो जापानीज कंपनी है वो ग्लोबल प्रेजेंस को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, यूएस की कंपनी है वो डोमेस्टिक पोजीशन को डिफेंड करती हैं, यूरोपियन अपनी नेशनल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करती है, इंडिया की कंपनी किसी और कंट्री में जा रही है, यूएस कंट्री में जाएगी तो वहाँ के कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी। तो ये कंपनी टू कंपनी एंड जो है कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा टॉपिक आता है इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉम्बिनेशन है 2 एलिमेंट्स का, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, राइट। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं अलोंग विथ फाइनेंस कि जो हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हैं को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लाइक पॉलिटिकल रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है और भी बहुत सारे रिस्क जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, टैक्स रिस्क है। तो ये सारे अफेक्ट करते हैं हमारी इंटरनेशनल फाइनेंस को। इट मीन्स एक ऐसी ब्रांच जो कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड ब्रॉडली कंसर्न होती है मॉनेटरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंट्रीज। सो इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर जो हम रिस्क्स इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जिसके अंदर हमारे 3 एक्सपोजर आएंगे, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, ऑपरेटिंग एक्सपोजर एंड अकाउंटिंग एक्सपोजर। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसके अंदर पॉलिटिकल रिस्क, देन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, then interest rates, then market imperfection, then capital budgeting decision and adjusting for risk in foreign investment, and then last होगा हमारा टैक्स प्लानिंग कि कैसे ये जो है अफेक्ट करती है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को, इंटरनेशनल फाइनेंस को। सो हमने फर्स्ट देखा कौन सा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। सो इसके अंदर क्या है कि जो हमारी कंट्री की करेंसी है विद द करेंसी ऑफ होस्ट कंट्री, या फिर जहाँ पे भी हम जो है ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी जो, क्योंकि वहाँ की करेंसी और हमारी करेंसी सेम होगी ये तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी करेंसी की कोई और वैल्यू होगी, हमारी करेंसी की और वैल्यू होगी, है ना। सो उसमें हमें किस किस तरह के रिस्क आ सकते हैं, किस किस तरह के एक्सपोजर आ सकते हैं। इसमें 3 तरीके दे रखे हैं जिस तरह के हमारे जो है एक्सपोजर आ सकते हैं। फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, देन है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपोजर, देन है हमारा अकाउंटिंग एक्सपोजर। अब हम इन तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। सो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉरेन रिस्क जो फेस करती है कंपनी इंटरनेशनल ट्रेड करते टाइम। इसके अंदर क्या है कि मतलब जब हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम परचेज या फिर सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हम क्रेडिट पे या कैश पे या फिर फॉरेन करेंसी में करते हैं या बोरो करते हैं, लोन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी हम जैसा भी किसी भी तरह का लेन देन कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, उसमें जो रिस्क होता है, मान लो कि आप यूएसए से बिलोंग करते हो, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और आपने मुझसे क्रेडिट पे पैसे लिए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए ले लिए। आज जो एक्सचेंज रेट है और आपने बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए जो है 1 महीने बाद दे दूंगा, राइट, या फिर दे दूंगी, तो 1 लाख रुपए आपने मेरे को 1 महीने बाद दिए, तो जो एक्सचेंज रेट था हमारा
ठीक है, वो तो सेम नहीं होगा जो आज और जो एक महीने बाद होगा, क्योंकि टाइम के साथ कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन है जो आती रहती है। ठीक है, तो जब भी आप एक महीने के बाद मुझे तब आप पैसे दोगे तो उस टाइम वो एक्सचेंज रेट सेम नहीं होगा। मान लो उस टाइम जो है $1 की वैल्यू जो हमारे अगर हम रुपीज़ में देखें तो कितनी थी, ₹70 थी। अब मे बी वो 69 हो गई हो या फिर वो जो है 72 हो गया हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आती ही है। सो वो जो डिफरेंस आएगा कि चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा चाहे वो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है वो एक्सपोजर है उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। जैसे हम गुड्स भेजते हैं, ठीक है, मान लो कोई भी परचेज सेल की बात करते हैं, तो हमने जो मान लो कि हमने 1000 रुपीज़ की जो है कमोडिटी बेची है, ठीक है, हमने रेट जो है $US में ही रखा। आज हमने आज के टाइम पे तब हमने वो चीज़ सेल करी है, कोई भी प्रोडक्ट्स कोई भी कमोडिटी हमने सेल करी है। आज के टाइम पे जो हमारा इंडियन रुपीज़ क्या था, स्ट्रॉन्ग था, बट जिस दिन हमें वो वापस मिला उस दिन क्या हो गया, हमारा जो है इंडियन रुपीज़ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। ठीक है, तो तब हमारा पैसा डेटर्स ने पेमेंट करी US डॉलर में, तो इंडियन रुपी वीक हो गया। उसके कारण हमें जो लॉस होगा, क्योंकि वो तो अपनी पेमेंट उतनी ही करेगा, वो ज़्यादा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमें लॉस होगा और जो ये हमारा रिस्क है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बोलते हैं। इसके अंदर जो एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है, ठीक है, उसके कारण हमारे प्रॉफिट और लॉस होते हैं, कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि जब भी हम बिज़नेस करेंगे, हर बिज़नेस में एक तरह से ये एक्सपोजर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं। या तो हमारे फेवर में भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे फेवर में ना हो। ठीक है, तो ये हमें एनकाउंटर करना ही पड़ेगा कि किसी ट्रांजेक्शन में हमें बेनिफिट हो गया, किसी में हमें लॉस हो गया। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। मतलब जो फ्यूचर में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे होने वाले हैं, जो ऑपरेशंस वो बिज़नेस में हम जैसे करते हैं, वर्किंग कैपिटल वगैरह, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं बिज़नेस में, उसमें हम जो भी पैसा लगाते हैं, कैश फ्लोज करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं। आपने भी किया होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लोज वगैरह। ठीक है, तो इसके अंदर की ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैलकुलेट करना कि आने वाले सालों में जो है हमारी कितनी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, कितनी वर्किंग कैपिटल हम की रिक्वायरमेंट होगी, कितना कैश चाहिए होगा। ठीक है, उसके कारण जो भी हम अगर हमारी एक्सचेंज रेट में कोई भी डिफरेंस आता है, कोई भी फ़र्क आता है, तो उस कारण से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो एक चीज़ यहाँ पे, देन हमारा जो एक्सचेंज रेट है, एंड देन कि उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म पे जो चेंज आएगा, ठीक है, जो अफेक्ट पड़ेगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, कुछ होते हैं कि हम जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो उससे जो वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उससे जो हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपोजर बोलेंगे। ये हमारे फेवर में भी हो सकता है और फेवर में नहीं भी हो सकता। एक तरह से यहाँ पे क्या है कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं एक्सचेंज रेट में, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, हमारी कैश फ्लो पे पड़ रहा है, एंड देन उसका जो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, उसकी वजह से किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। अब नेक्स्ट करते हैं हम अकाउंटिंग एक्सपोजर। इसके नाम से पता चल रहा है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है। सिंपली जब हम हमारे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, या फिर लाइक आप किसी भी कंट्री की बात कर सकते हो कि कोई कंट्री है, कोई जहाँ पे मान लो वो अपना बिजनेस कर रही है, तो उसने अपनी करेंसी में, हम इंडिया की लेके चलते हैं, राइट, कि हमने इंडियन करेंसी में जो अपने अकाउंट्स बना लिए, ठीक है, बट अब हमें उन्हें फॉरेन करेंसी में शो करना है, लाइक किसी और कंट्री में जहाँ पे हमारे बिजनेस चल रहा है। मान लो कि एक तो हमारे अकाउंट्स हम बनाएंगे वो इंडिया करेंसी में बनाएंगे, अगर हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो उसके कारण जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस में जो भी उससे अफेक्ट पड़ेगा, जो भी फ़र्क पड़ेगा, उसको हम अकाउंटिंग एक्सपोजर बोलते हैं। मतलब अकाउंटिंग का रिस्क बोलते हैं कि हमने जो भी हमारे अकाउंट्स बनाए थे इंडियन करेंसी में, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी और करेंसी में। तो इस वजह से जो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, तो इस वजह से जो भी हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस पे अफेक्ट पड़ेगा, मे भी हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो जाए, मे भी हमें लॉस भी हो सकते हैं, तब हम उस चीज़ को कन्वर्ट करें जब हम जो हमारे इंडियन
करेंसी में हमने अकाउंट्स बनाए थे, अब हम किसी और करेंसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग एक्सपोजर बोलेंगे। सो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क यानी अगर हम तब डोमेस्टिक लेवल पे भी बिजनेस करते हैं ना, वहाँ पे भी हमें पॉलिटिकल रिस्क फेस करने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं रहती, अनस्टेबल होती हैं। वो किसी न किसी तरह से जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है एंड उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होती हैं। लाइक अगर हम बात करें, ये जीएसटी में कोई चेंज आ गया, इनकम टैक्स में कोई चेंज आ गया, और ये बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट पे, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं। बहुत सारी एमएनसीज़ को जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये वहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। अगर ये नेशनल लेवल पे ही अफेक्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल पे भी अफेक्ट करेगी। बहुत सारी कंट्रीज जो इंटरनेशनल फाइनेंस के थ्रू अपनी टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी ट्रांसफ़र करती हैं। अगर दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैच नहीं करता, और बहुत सारे इश्यूज जो है फेस करने पड़ते हैं कंपनीज़ को, क्योंकि सेम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो यूएसए का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो हमारे इंडिया का भी हो, है ना। तो जो अगर हम और इंटरनेशनल लेवल पर जो दो या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वहाँ का जो है डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा, जिसकी वजह से जो है हमारे जो कंपनी के फंक्शन पे अफेक्ट पड़ेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा। तो वो भी एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा पॉलिटिकल रिस्क हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। सो ये वो स्ट्रक्चर है जो हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को डिटरमाइन करने में, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड करने में, कैपिटल फ्लो को अकोमोडेट करने में, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हमारी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें हमारी कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट आती है। तो कंपनी कंट्री की मॉनेटरी सिस्टम देखती है कि किस तरह वो हमारे मॉनेटरी सिस्टम जो है रहेगा। तो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो मॉनेटरी सिस्टम है वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे बिजनेस को, कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर वो सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो इन्वॉल्व होंगे मॉनेटरी के एक्सचेंज में, एग्रीमेंट में, जो एग्रीमेंट होंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ। वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट है उन्हें इंटरलिंक कर रहे हैं हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ। सो इसके अंदर हमारे क्या क्या आता है, सिक्योरिटीज़ आती है। सिक्योरिटीज़ यानी जब हम शेयर्स का जो परचेज एंड सेल करते हैं, इसके अंदर हमारी रियल एस्टेट आती है, कमोडिटी मार्केट आती है। जो कंटेम्प्रेरी करेंसी रिजाइम्स आते हैं या करेंसी क्राइसिस आते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करेंगे हमारे बिजनेस को, एमएनसीज को। लाइक अब जैसे कोरोना की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, इतने सारे जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है कंट्रीज़ को। तो यहाँ पे जो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ग्लोबल डिप्रेशन जो है प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे हम सुन रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं। तो एक तरह से ऐसे जो ये क्या हमारी एमएनसीज को भी अफेक्ट करेगी, हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू किस तरह हम अपने बिजनेस को चालू रख सकते हैं, मतलब एक तरह से मतलब फाइनेंस की स्ट्रैटेजी कैसी बना सकते हैं हम। जैसे कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हेजिंग टेक्निक्स हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन में आपने जो है पढ़ा होगा बीकॉम में कि हम डेरिवेटिव्स को बाय करते हैं या फिर हैज करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को, जिसमें हम रिस्क कवर कर लेते हैं। जैसे हम प्रिडिक्शन होती है कि पुट एंड कॉल ऑप्शन यूज़ करके हम सिक्योरिटीज़ में विदाउट होल्डिंग सिक्योरिटीज़ बाय एंड सेल करके, कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सचेंज रेट जो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके रिस्क को हम कवर कर सकते हैं। मतलब ये जो आईएमएस है वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है कि जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो कर सकते हैं और अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वो सारे इंस्टीट्यूशन आएंगे, सारे एग्रीमेंट्स आएंगे जो फैसिलिटेट करेंगे हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे। देन हमारा इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो चाहे वो मनी मार्केट हो आपके बिजनेस में। एंड जो वर्ल्ड लेवल पे इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही वोलेटाइल है, मतलब वो इम्पैक्ट हो जाते हैं बहुत सारे फैक्टर से।
और एक और रीज़न है, जैसे कि हम शॉर्ट टर्म या फिर जो हम वेरिएबल रेट डेट यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, फंड्स को हम कुछ टाइम के लिए लेते हैं, फिर हम उनको पे ऑफ कर देते हैं, फिर दोबारा फंड्स को लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हमारा बहुत वेरी करता है कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, इन रीजंस के कारण जो है इंटरेस्ट रेट के कारण वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में अपने इंटरेस्ट रेट को जो रिस्क है उसको बहुत ही एक्टिवली मैनेज करता है। सो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन के साथ मैनेज कर सकते हैं, लाइक कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी इन्वेस्टमेंट करें, डेट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करें, मतलब सिर्फ एक तरह की जो है इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे कि उनको एक तरह के जो रिस्क हो, ठीक है, क्योंकि एक तरह के रिस्क अनसर्टेन हो जाता है। अगर आप जो है एक जगह से आपको लॉस हो भी जाए तो कहीं और से वो सेटबैक हो जाए कि आपको सिर्फ एक ही जगह आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है यूज़ करने चाहिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड डेट सिक्योरिटीज़ के। इससे हम जो है इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स बोलते हैं अलोंग विद द करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। और जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, जो जैसे कि हमें IMS में हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव्स के साथ, ऑप्शंस के साथ, ठीक है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो कि हमारे डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ जो फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स हैं, उस तरह की सिक्योरिटीज़ में भी बिजनेस इन्वेस्ट करके जो है इंटरेस्ट रिस्क को मैनेज कर सकता है। जैसे फॉरवर्ड स्वैप है, ठीक है, इंटरेस्ट स्वैप होते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स हैं, करेंसी स्वैप्स हैं। तो ये जो है सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन में हमने पढ़ा था सब, जो कि हमने बीकॉम में पढ़ा था, राइट। सो मेनली फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स में क्या होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको, कि क्या होता है कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एट करंट पीरियड ऑफ टाइम पे फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए, मतलब हम इस टाइम पे आपको ये सिक्योरिटीज़ इतने रुपए में दे रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, फिर हम वो सिक्योरिटी बाय कर रहे हैं। तो ये हम प्रेडिक्शन के बेसिस पे करते हैं, हम स्पेकुलेशन के बेसिस पे करते हैं, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है अगर हमें लगता है कि इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं सिक्योरिटीज़ में, ताकि हम उसको ओवरकम कर सकें, मतलब उससे होने वाले लॉस को जो है हम मिनिमाइज़ कर सकें, और इसके लिए जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसको हम मैनेज कर सकें, राइट। सो ये था हमारा किसके अंदर, इंटरेस्ट रेट के अंदर। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर फिफ्थ आता है मार्केट इम्परफेक्शंस। सो तब आपने ये वर्ड सुना मार्केट इम्परफेक्शंस, यहाँ से कुछ याद आया कि हमने इकोनॉमिक्स में परफेक्ट मार्केट कंपटीशन एंड ऑल ये सब कुछ पढ़ा था, जिसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन की परफेक्ट मार्केट होती है, परफेक्ट मार्केट की अजम्पशंस हम यहाँ पे लेके चलते हैं बिजनेस में कि सारी अजम्पशन होती हैं परफेक्ट मार्केट। उसके बाद हम जो अजम्पशन लेते हैं कि जो भी हम कॉस्ट स्टडी करते हैं, कोस्ट स्टडी करते हैं, मार्केट की कंडीशन स्टडी करते हैं, तो ये जो भी अजम्पशन है ये सारी हम किसके अंदर पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते थे। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इम्परफेक्शन की, कि जो हम ये सारी जो हमने अजम्पशन बेस्ड स्टडी करी है, बट जो हम रियलिटी में तब हम बिजनेस करते हैं तो ये अजम्पशन बेस्ड नहीं है, राइट। रियलिटी कुछ और होती है, इम्परफेक्शन होती है, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं जो चीज़ें सारी जो परफेक्ट नहीं होती उनके अंदर इम्परफेक्शन होती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी होती है इम्परफेक्शन, जिसका फ़ायदा एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उठा सकती है अब नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू, या अपने जो रिस्क है उसको रिड्यूस करके। या इम्परफेक्शन क्या होती है, मतलब एक तरह से कि जो अजम्पशन हम मार्केट की मान के चलते हैं, अगर वो कोई अजम्पशन पूरी ना हो रही हो, ठीक है, जैसे कि सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही हम अजम्पशन लेकर चलते हैं कि मार्केट जो परफेक्ट मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिमेट्रिक है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ अवेलेबल टू ऑल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एट इक्वल पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट में सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, वो सबके लिए जो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता कि कुछ इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब पूरी पब्लिक के पास वो सेम इन्फॉर्मेशन हो, बहुत सारी ऐसी इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है जो लीक हो जाती है, ठीक है, तो वो कुछ को पता चल पाती है, कुछ को नहीं पता चल पाती, किसी तक पहुंच जाती है, किसी तक नहीं पहुंच जाती। तो जिस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ऐसी ही कोई एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन अगर एमएनसीज के पास है, मतलब
कि कोई भी मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी और के पास नहीं है बट हमारी कंपनी के पास है, तो वो चीज़ वो किसी के भी थ्रू किसी ने बता दी या फिर हमने जो है प्रिडिक्ट कर लिया, तो हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि इस कंट्री में जो इन्वेस्ट करके आपको जो है ये बेनिफिट होने वाला, आपको ये चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। तो कुछ इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ पता लगी तो आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वो अपने फाइनेंस को बेटर जो है मैनेज कर सकती है अगर वो इस पॉइंट पे काम करती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है कि जिससे आप कोई भी सिक्योरिटीज़ बाय करते हो, सेल करते हो, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हो। कुछ कंट्रीज़ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ अगर आप स्टडी कर लेते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो कि जहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्कुल कम है, ठीक है, आपको परचेज सेल में कुछ ज़्यादा जो है मतलब जितना आप बाय कर रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, वहाँ से आपको जो है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं, वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लग रही, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ रही, तो उससे भी आप जो है मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यानी जो हमारी करेंसी की वैल्यू उसके अंदर कोई भी जो है फ्लक्चुएशन आती है, वो जो रिस्क हो गया जो हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं। देन हमारा टेक ओवर डिफेंसेस। टेक ओवर डिफेंसेस यानी जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है अगर वो लीक हो जाती है, कोई भी सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता लग जाती है, तो उससे आप जो टेक ओवर डिफेंस जो है ले सकते हो। मतलब ये ना हो कि कोई फर्म आपको एक्वायर कर ले, लाइक जैसे फेसबुक की अगर हम बात करें, फेसबुक ने जियो के बहुत सारे जो शेयर्स बाय कर लिए हैं, कि मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई कंपनी की जो है परफॉर्मेंस वो डाउन जा रही है, सो दूसरी कंपनी क्या करेगी, उसको धीरे धीरे खरीदना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और अल्टीमेटली बाद में पता चलता है कि उन्होंने उसकी मेजॉरिटी शेयर्स जो है वो बाय कर लिए, देन वो उसको टेक ओवर कर लेती है। तो इस तरह की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप टेक ओवर डिफेंस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है पॉलिटिकल रिस्क। देन हमारा स्मॉल कंट्री बायस, पॉलिटिकल रिस्क, रेगुलेटरी बैरियर्स। तो ये जो जिस तरह के लाइक हम ये पॉलिटिकल रिस्क भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, मतलब कोई भी रेगुलेटरी बैरियर्स आते हैं, पॉलिटिकल रिस्क आते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर कंपनी अगर ध्यान से देखे इन चीज़ों को, ठीक है, स्टडी करे, ठीक है, कोई भी इम्परफेक्शन आती है मार्केट में तो उन चीज़ों को फाइंड आउट करके जो एमएनसीज जो इनका बेनिफिट ले सकती हैं। नेक्स्ट इसी पॉइंट में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, आर्बिट्रेज। कुछ याद आ रहा है कि हमने बीकॉम में कुछ पढ़ा था सिक्योरिटी मार्केट ऑपरेशन में। आर्बिट्रेटर का क्या काम होता है कि वो मतलब एक जगह से सामान को खरीदता है, दूसरी जगह जहाँ पे उसके कम दाम होते हैं और जहाँ पे उसका प्राइस हाई होता है वहाँ पे जाके सेल कर देता है एंड वहाँ से जो प्रॉफिट अर्न कर लेता है। सो ऐसे ही इंटरनेशनल फाइनेंस में भी क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, अच्छे से डिसीजन कर सकती है, लाइक टैक्स आर्बिट्रेज कर सकती हैं, फाइनेंस का आर्बिट्रेज कर सकती हैं कि एक कंट्री जहाँ पर उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो है सामान हमें कम रेट में मिल रहा है, यहाँ पर हमें सिक्योरिटीज़ कम रेट में मिल रही है, वहाँ से परचेज करके जहाँ पर उसका रेट हाई है वहाँ पे सेल कर सकती है, इससे यहाँ से वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है। और टैक्स का भी ऐसे ही बेनिफिट ले सकती है, जैसे आप किसी कंट्रीज़ में जो बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो जहाँ पे आपको कम टैक्सेस देने पड़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 6th पॉइंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन एडजस्टिंग फॉर रिस्क इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो कैपिटल बजटिंग क्या है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन सी यूज़ करोगे, डेट इक्विटी की क्या रेशियो जो है आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो इस किस तरह आप अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको किसी फॉरेन प्रोजेक्ट में डिसीजन लेना है, जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन में करनी है, जो आपका डिसीजन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो एक डोमेस्टिक प्रोजेक्ट की तरह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेन प्रोजेक्ट है उनको हम नेट वैल्यू बेसिस पॉइंट व्यू से डिसाइड करेंगे कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपनी प्रेजेंट कंपनी में क्या है। जैसे होस्ट कंट्री के साथ हम कंपैरिजन करेंगे कि जिस कंट्री में हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं यहाँ जहाँ पे हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वहाँ पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो सारी हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, इसमें करने होंगे, क्योंकि ये जो हम सब कुछ करेंगे ये इतना सिंपल नहीं है कि एक डोमेस्टिक कंट्री में डोमेस्टिक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा क्रिटिकल डिसीजन है और इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी आपको दोनों कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। होस्ट कंट्री में आपका जो कैपिटल आप लगा रहे हो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है और दूसरी कंट्री है मतलब
मतलब आप अगर 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी और कंट्रीज़ में जो है वहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उन दोनों को आप कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ। ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे रिस्क को कम कर सकते हो, कहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कैपिटल का। एंड फॉरेन प्रोजेक्ट के साथ जो भी हमने यहाँ पे दूसरे रिस्क पढ़े हैं, लाइक पॉलिटिकल रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, या फिर हमारा रिपेट्रिएशन ऑफ फंड है। रिपेट्रिएशन ऑफ फंड यानी REPATRIATION जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? रेपेट्रिएशन ऑफ फंड मतलब कि कहीं पे किसी कंट्री में लाइक हमने इन्वेस्ट किया, वहाँ से जो हमने प्रॉफिट कमाया वो हमने अपनी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं रेपेट्रिएशन ऑफ फंड, ठीक है। जैसे कि हमने यूएस की कंपनी में जो है इंडिया के बंदे ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो यूएस की कंपनी में हमने जो इन्वेस्ट किया है, वहाँ से जो हमने प्रॉफिट कमाया वो हम अपनी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेपेट्रिएशन ऑफ फंड। बट कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जो है यहाँ से प्रॉफिट कमा के यहाँ पे हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करके यहाँ से प्रॉफिट कमा के आप अपनी कंट्री में जाके उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी रिस्क है कि हम जो है कहीं पे कैपिटल लगा दें कि हम ये सोच के कि वहाँ से हम प्रॉफिट कमा के हम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, बट बाद में हमें पता चले कि हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो रेपेट्रिएशन ऑफ फंड हमें देखना है कि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेनली इसमें क्या होता है कि कैपिटल जो बजटिंग डिसीजन है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क है उसको एडजस्ट करके हमें लेना चाहिए कि यहाँ पे जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वहाँ पे क्या है, मतलब जो सारे फाइनेंशियल कंपैरिजन है वो हम करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है, पॉलिटिकल रिस्क है या कोई और रिस्क है, उन सबको हम स्टडी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एंड देन उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा डिसीजन है जिसमें हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमने यहाँ से जो बेस्ट डिसीजन लेना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा आता है टैक्स प्लानिंग। ये जो सारी प्लानिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट या फिर कैपिटल इम्परफेक्शन, कैपिटल बजटिंग, इन सब को हमने स्टडी किया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, दैट इज़ टैक्स प्लानिंग, कि टैक्स के साथ हम यहाँ पे प्लानिंग भी कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं अपने टैक्स की। जैसे कि सिंपली ये नहीं होता कि हम जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करें तो हमें हर जगह से प्रॉफिट हो रहा, हमें हर जगह से इनकम हो रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट के थ्रू या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके हमें उसको जो हमें जो भी इनकम मिल रही है उस पर हमें टैक्स भी देने पड़ते हैं, तो उसकी भी हमें प्लानिंग जो है वो स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए कि जिस कंट्री में हम अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं वहाँ पर कितने हमें टैक्सेस टोटल जो है पे आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। उन टैक्सेस को हम कैसे जो सेव कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में लगा के। लाइक क्या होता है कि कुछ कंट्रीज़ के साथ हमारा जो ऐसे टाइप होता है कि जो टैक्सेस हैं हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में करती है, तो उसको बहुत सारे जो रिबेट मिलती है, कंसेशन मिलता है, ठीक है, टैक्सेस माफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं हम कि कौन सी कंट्री में है जहाँ पे हमें ये बेनिफिट जो हमें मिल सकते हैं। जैसे कि अगर फॉरेन कंपनीज अगर इंडिया में आती है और इंडिया में वो इक्विपमेंट्स लेके आती हैं जो एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स हैं, तो उनको किसी न किसी तरह का जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। सो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपकी कंपनी के पास कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हो, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, ठीक है, वो पोल्यूशन को रिड्यूस करती है, तो मतलब आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, कंट्री पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस केस में क्या करती है, अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी कंट्री में लेके जाती है ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो कंट्री क्या करती है, वहाँ पे गवर्नमेंट उसको किसी न किसी तरह से कंसेशन दे देती है, रिबेट दे देती है ना। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर सकती है, इस तरह की जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंट्रीज़ में, जिससे वो जो है टैक्स उसको कम देना पड़ेगा। अगर टैक्स कम देना पड़ेगा तो क्या होगा कि हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम एक तरह से जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसी में से हम टैक्स देते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, हमारा जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। सो आप यहाँ पे प्लानिंग करोगे कि कैसे आप जो है टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो,
ठीक है। तो मेनली टैक्स प्लानिंग में क्या है कि आपका आएगा कि जो एक्टिविटी आप देख रहे हो, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, ऑपरेशन जो आप कर रहे हो, या फिर जो आपकी ब्रांच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशन कर रही है, तो उसमें हम टैक्स को देखेंगे कि हम ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें जो रेट ऑफ टैक्स है वो कम देना पड़े। हमें कोई ऐसे वे आउट मिल जाए कि जिस तरह से अगर हम किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं, और वो हमारा क्या होगा, हमारे प्रॉफिट का पार्ट होगा, इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो दूसरी कंट्री के रेगुलेटरी बैरियर क्या है, वहाँ का टैक्स सिस्टम कैसा है, लीगल रूल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड उसके बाद जो हम एक डिसीजन लेंगे। राइट, सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।